3 प्रकार के कार्यक्रमों को मुख्य रूप से आयोजित करने का निर्देशन था। कल 11 दिसंबर थी और 11 दिसंबर को जिनकी प्रतिमा पर अभी अभी हम सभी ने पुष्प अर्पित किया है, उन सुब्रमण्यम भारती का जन्म दिवस है। दूसरा, कल की तिथि को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने का निर्देशन प्राप्त हुआ है। तीसरा, विभिन्नता में एकता, इस विषय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित करने का निर्देशन प्राप्त हुआ है। यह यकायक कार्यक्रम क्यों रखा गया, इसका कारण है, पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, काशी में तमिल काशी उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी पधारे थे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह घोषणा की कि सुब्रमण्यम भारती का जो जन्म दिवस है 11 दिसंबर, उसको राजभाषा के उसको भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी उद्बोधन के आधार पर कल की तिथि को मनाने का निर्देशन प्राप्त हुआ है। तो पहली बात यह कि यह राजभाषा भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देशन प्राप्त हुआ है, इसको हमको समझना है। दूसरा, सुब्रमण्य भारती के बारे में हमें समझना है। तीसरा, विभिन्नता में एकता, बार बार यह मंच से कहा जाता है, विभिन्न वक्ता लोग आते हैं, अक्सर यह बात छेड़ते हैं, इस पर हमें बात करनी है। तो पहले हम सुब्रमण्य भारती के बारे में कुछ बातें बता दें। सुब्रमण्य भारती तमिलनाडु जो वर्तमान राज्य है, यहां पर पैदा हुए थे 11 दिसंबर 1882 में, और मात्र 40 वर्ष की अवस्था में 1922 में आप दिवंगत हो गए। आपके कार्यकाल को आपने अपने जीवन काल में तमिल साहित्य पर बहुत अच्छा काम किया था। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों से लड़ते हुए आपने अंग्रेजों से लड़ने के लिए, उत्साहित करने के लिए आम जनता को, जो दक्षिण का हमारे राज्य हैं जहां तमिल बोली जाती है मुख्य रूप से, उन राज्यों में तमिल बोलने और समझने, लिखने, पढ़ने वाले लोगों के बीच अपनी भाषा से आंदोलित किया था और क्रांतिकारियों से जुड़ने का आग्रह भी किया था। इसके बाद इनके दिवस को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है। अब बात यह उठती है कि भारतीय भाषा दिवस, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। पिछले जो है अभी 14 सितंबर को जब हिंदी दिवस मनाया जा रहा था, उसमें भी बहुत सारे वक्ताओं ने बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। हमने उसे सुधारने का प्रयास किया था, एक बार पुनः हम दोहरा देना चाहेंगे। कई लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कह देते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ 21 और भाषाएं हैं जो राष्ट्रभाषा हैं। असल
भाषा जो है भारतीय संविधान में दो प्रकार की वर्णित है, नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा और ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, राजकाज की भाषा। तो राष्ट्रभाषा 22 हैं हमारे संविधान में अभी तक। ये राष्ट्रभाषाएं कौन कौन सी हैं? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी और कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम। इसके साथ ही साथ हिंदी और उर्दू को भी राष्ट्रभाषा माना गया है। सन 1994 में इसमें संशोधन करके 3 और नई भाषाओं को राष्ट्रभाषाओं में जोड़ दिया गया था। नेपाली, कोंकणी और मलयालम। इसके बाद 2004 में 4 अन्य भाषाओं को भी जोड़ दिया गया था, वोडा, डोगरी, मैथिली और संथाली। कुल 22 भाषाएं ये हैं जो राष्ट्रभाषाएं हैं। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। हिंदी के लिए असीमित काल तक के लिए हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, लेकिन अंग्रेजी को केवल 15 वर्षों के लिए ही राजभाषा घोषित किया गया था। लेकिन 15 साल पूरे हुए, फिर उसको जो है संसद में संशोधन करा के फिर 15 वर्षों के लिए कर दिया गया, फिर 15 वर्षों के लिए कर दिया गया, अभी भी चल रहा है। और आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं सब बातें कि अंग्रेजी के अध्यापक, अंग्रेजी मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू बोल रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो तथ्य तो होना ही चाहिए ना। सच्चाई ये है कि अंग्रेजी एकमात्र भारतवर्ष की ऐसी भाषा है जो 2 राज्यों को जोड़ने का काम करती है। हमारा देश आजाद हुआ था तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया था, प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश स्टेट, कमिश्नरी स्टेट, यूनियन टेरिटरीज। 522 देशी रियासतें थी जिसको हम प्रिंसली स्टेट कह रहे हैं। मेनन, वीपी मेनन, माउंट बेटन और सरदार पटेल ने मिलकर के इन 22 जो रियासतें थी इनको खत्म कर दिया और हमारे देश में इसको शामिल कर दिया। लेकिन कैसे हो राज्यों का गठन, इस पर जो है बड़ा माथापच्ची थी। सबसे पहले भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए जो कमेटी बनी वह एस.के. धर कमेटी थी। हाईकोर्ट के वकील थे एस.के. धर, उनके नेतृत्व में एस.के. धर कमेटी बनाई गई थी 1948 में, जिसने 1949 में अपना जो है वर्डिक्ट दिया। उसने कहा नहीं, भाषाई आधार पर बना देंगे तो ये विभिन्नता में एकता वाला देश तो रह ही नहीं जाएगा, सब टूट जाएंगे, अलग अलग मांग करने लगेंगे। जितनी मतलब कोस कोस पर पानी बदले वाला टाइप के देश है, यहां पर यह सफल नहीं होगा। इसके बाद एक और कमेटी बनी जो 1948 में ही बनी थी, जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटैया सीतारमण। यह कमेटी ने भी 49 में ही अपना वर्डिक्ट दिया था। इसने भी कहा कि भाषाई आधार पर अगर आपने राज्यों का गठन कर दिया तो भारत को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये विभिन्नता में एकता वाला मतलब इसका इतिहास रहा भाई, सदियों से गुलाम रहा है यह देश। शक्त, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, तुर्क, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, न जाने कितने लोग, इतना तो हम लाइन से गिनवाते हैं। लोग आए और बारी बारी से हमको पीट करके गए हैं, लूट करके गए हैं। दुनिया में हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया है।
क्या करने में? गुलाम रहने में। दुनिया का कोई ही शायद ऐसा देश है जो कि इतने बार इतने लोगों से जो है गुलाम रहा हो। इसका इतिहास है। इतने खंडों में हम बटे हुए थे, इतने भागों में हम मतलब बटे हुए थे कि हमको जोड़ पाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। तो जोड़ा किसने? संविधान ने। भारतीय संविधान ने जो है इनको जोड़ा। अब इसका इतिहास सुन लो कैसे जोड़ा। जेबीपी कमेटी ने भी कह दिया कि भाषाई आधार पर जो है अगर हमने राज्यों का गठन किया तो भारत टूट जाएगा, खंड भारत रहेगा ही नहीं। फिर कैसे बने? नेहरू ने जो है जेबीपी और जो है एसके धर कमेटी के आधार पर जो है ये मतलब घोषणा कर दी कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। लेकिन 50 के बाद जैसे ही संविधान लागू हुआ, 1952 में जो अभी का आंध्र प्रदेश है, वहां के जो लोग बोलते हैं तेलुगु, रामालू पट्टू नाम का एक व्यक्ति, एक नेता थे, वह जो है धरना पर बैठ गए। बोले नहीं, हमको तमिल नहीं आती, हमको तेलुगु आती है, हमको तेलुगु के आधार पर अलग राज्य बना दो। और 1-2 दिन नहीं, भूख अनशन पर वो 56 दिन पूरे जो है भूख अनशन पर बैठ गए और वो मर गए। जब रामालू पट्टू गुजर गए तब दक्षिण भारत में तोड़फोड़ की स्थिति हो गई। सब लोगों ने कहा ये तो डलहौजी से भी खतरनाक है नेहरू का शासन भैया, ये तो एक आदमी को भूखले छोड़ दिया। तो इसके बाद जो है नेहरू सत्ते में आ गए। पहली बार सरकार बनी है, पता चला कि फिर चली गई, हमारी कुर्सी चली जाए, क्या करें। तो 1953 में उन्होंने जो है संविधान में संशोधन करके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो कि पहले एक ही राज्य में हुआ करते थे, महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी में वे लोग आते थे, इनको जो है 2 राज्य बना दिया। लेकिन कहा जाता है ना कि छुआ तो छुऔनी लगे। भोजपुरी में एक कहावत है कि एक चीज को छू लो तो आदमी परख जाता है, उसी तरह का वो होता है। पूरे राज्यों में जो है खड़बड़ी मच गई। मराठी बोलने वाले बोलने लगे हमको महाराष्ट्र चाहिए, गुजराती बोलने वाले बोलने लगे हमको गुजरात चाहिए, हरियाणी वाले हरियाणी चाहिए। सब अलग अलग अपने भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों को मांगने का जो है मतलब अपना अपना संकल्प शुरू कर दिए। तब नेहरू के सामने बहुत बड़ा समस्या थी। उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे फजल, उनका बहुत लंबा चौड़ा नाम है, फजल आयोग गठित किया और इस कमेटी ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर देना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, हो जाने दीजिए, लेकिन किसी राज्य में अमुक भाषा बोलने वाला ही वहीं पर रहेगा, यह जो है तय नहीं होगा। पता चले कि आप देखते होंगे, अभी न्यूज पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे, न्यूज में देखते भी होंगे, बंबई में रहने वाले लोग, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग नारा लगाते हैं कि बंबई में रहना है तो मराठी बोलना है कि नहीं, बिहारियों को मार पीट के भगाया जाता है। लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, ये असंवैधानिक कार्य है। संविधान में सीधा वर्णन किया गया कि नहीं, भाषाई आधार पर केवल जो है भाषा को सम्मान देने के लिए बनाया जा रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि केवल अमुक भाषा बोलने वाले लोग ही उस राज्य में रह सकेंगे। फिर उसके बाद जो है गुजरात टूट गया और आपको महाराष्ट्र बन गया। इसके बाद एक समस्या और थी, पेप्सू एक राज्य था पंजाब, इसके साथ बड़ी समस्या थी। चंडीगढ़ इसका कमिश्नरी स्टेट हुआ करता था। अब इसको क्या किया जाए, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इसका फुल फॉर्म था। तब जो है लोगों ने जो है, हमारे नीति निर्माताओं ने इस पर काफी जो है दिमाग लड़ाया और इसके बाद इसको जो है तोड़ दिया। इन्होंने कहा हिमालयन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिमाचल बना देते हैं और पंजाबी बोलने वाले को पंजाब बना देते हैं
और चंडीगढ़ कमिश्नरी स्टेट है। कमिश्नरी स्टेट वो स्टेट हुआ करते थे जहां पूरी तरह से अंग्रेज नहीं रहते थे, अंग्रेज रहते थे मतलब वो केवल एक पूरे राज्य पर कब्जा नहीं था बल्कि एक शहर विशेष पर कब्जा था, जैसे अजमेर था। अब अजमेर कमिश्नरी थी, पूरे अजमेर में नहीं कब्जा था, केवल अजमेर शहर में उनका कब्जा था। तो चंडीगढ़ को उन्होंने जो है यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, और इन दोनों प्रदेशों की राजधानी भी बना दिया। इस तरह जो है तमाम प्रकार के अलग अलग राज्य बने। हम बहुत ज्यादा भाषा थोप नहीं सकते हैं अगर विभिन्नता में एकता वाला देश चाहते हैं तो। एक महोदय ने कहा था कि केवल 23% लोग हैं जो कि हिंदी नहीं बोलते हैं, तो हम लोग को जबरदस्ती उनसे बोलवाना चाहिए। भाषा कुछ अलग थी लेकिन ऐसा ही कुछ उनका उद्बोधन था। हमने जो है तीखा जो है उस पर प्रहार किया था। हमारे शिक्षाविदों को जो है ये बहुत बुरा लगा था, हमारे साथ भाषा नहीं पसंद आई होगी। तो कहते हैं ना, कड़वाहट हो भाषा में लेकिन अगर सच्चाई हो, देश प्रेम हो तो उस भाषा को भी स्वीकार किया जा सकता है। हमारी चिंता जो है इस भाषा को के आधार पर लोगों को बांटना नहीं है बल्कि एक करना है। खंडित भारत नहीं बनाना है, अखंडित भारत बनाना है। अभी भी आप हिंदी को लागू कर दो, दक्षिण वाले नहीं मानते। एक राज्य है सिक्किम, इसकी कहानी जरा सुन लीजिए। सिक्किम के ऊपर जो है तिब्बत है, एक देश है। चाइना वाले वहां पर घुस गए, चीन वाले, और उन्होंने जो है वहां के लोगों को जो है छीड़ दिया और अपने जो है लोगों को वहां पर पहुंचाना शुरू कर दिया और सबको छीड़ दिया। पूरे जो एक तरह के भाषा वाले थे सबको जो है पूरे तिब्बत में छीड़ दिया। सिक्किम बहुत डर गया उनकी नीतियों से। वो आया भारत के पास, बोला कि हम तो मिलना चाहते हैं आप ही के साथ, लेकिन ऐसा तो नहीं ना करिएगा जैसा चीन ने किया। पता चला कि हम लोगों का 4 भाइयों का पहाड़ है, परिवार है। एक लोगों को आप भेज दीजिए केरला, एक को अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक को जो है कश्मीर में भेज दीजिए, हम चारों परिवार टूट जाएंगे। तो भारत ने कहा नहीं, हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मानने वाले देश हैं। यहाँ जो आता है ना इस मिट्टी को चूमता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे विद्वान पैदा हुए हैं जो इतनी विभिन्नता में एकता वाले देश को भी अखंडित, ये बहुत कठिन काम है। इतनी भाषाओं को मानने वाले लोग हैं, इतनी परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, इतनी संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, फिर भी हम जुड़े हुए हैं। इसको बचाए रखने के लिए भी दिमाग लड़ाया और ऐसा संविधान बनाया। तो सिक्किम को समझाया भारत ने कि नहीं, हम चीन नहीं है, हम कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले नहीं है, हम कम्युनल कंट्री नहीं है। आप अपने राज्य में ही सीमित रहिएगा। और उसके आधार पर हमने उसको 22वां राज्य अपना 1975 में बनाया। तो बहुत सारे राज्यों की अलग अलग कहानियां हैं, बहुत सारे वक्ता हैं, सब लोग बोलना चाहेंगे, कहेंगे एकल संकल्प, एकल जो है समारोह बन के रह गया, हमको तो अवसर नहीं मिला। तो सबको अवसर मिलना चाहिए। तो हमने इन तीनों ही विषयों पर अपनी बात रखी।